भेड़ चाल को रटे हुए हैं, भेड़ चाल को रटे हुए हैं, उनको सद्मार्ग दिखलाता हूँ। चलो सुनो आज, चलो सुनो 19वीं सदी का भारत याद दिलाता हूँ। चलो सुनो आज 19वीं सदी का भारत याद दिलाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम और आप जब भी मिलते हैं तब आपके समक्ष कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक लेकर आते हैं। वो हमारे समाज, परिवार और साहित्य सभी से जुड़ा हुआ होता है। चलो तो आज हम ही बात करते हैं इसी संदर्भ में। आइए इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं समाज का एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र। जैसे आप जानते हैं कि 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा गांव में ज्योतिबाराव फुले का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम ज्योतिबाराव गोविंदराव फुले था। इनके पिताजी का नाम गोविंदराव फुले, पत्नी इनकी सावित्रीबाई फुले थी ही दोस्तों। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि शिक्षा के, सर्वव्यापी शिक्षा के, मैं शिक्षा के नहीं कहूंगा, सर्वव्यापी शिक्षा के सबसे प्रबल और सबसे प्रथम अगर कोई शिक्षक कहे जा सकते हैं, सबसे प्रथम शिक्षक, तो महात्मा ज्योतिबाराव जी फुले तत्कालीन समय के बहुत प्रबल साहित्यकार और एक बहुत प्रबल ही आलोचक कहे जा सकते हैं। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ऐसी ऐसी किताबें उस समय पे लिखी है जिस समय पे लोगों को पढ़ना तक नसीब नहीं था। उस समय पे इनको बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में भी जाना जा सकता है दोस्तों। इन्होंने एक मराठी साहित्य में भी किताब लिखी है, क्षेत्रखंड 4 आसूड़, यानी किसानों का प्रतिशोध, 1883 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि ये साहित्यकार थे या नहीं है। जब हम समाज सुधारकों की गिनती करते हैं, समाज सुधारकों में इनका नाम आना चाहिए या नहीं। अगर आपका जवाब ना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका जवाब हाँ करना मेरा काम है। अगर आपके समक्ष कोई जवाब में ये कह रहा है कि महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी एक समाज सुधारक नहीं थे, एक सिर्फ वो तो दलित और स्त्री विमर्श के व्यक्ति थे, तो ये बात अगर आपको कोई कह रहा है तो भी आप मेरे साथ बने रहिए उनको जवाब देने के लिए। अर्थात कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि महात्मा ज्योतिबाराव फुले सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों और दलितों के एक नेता के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने विशेष रूप से स्त्रियों और दलितों के लिए काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज के अन्य तबकों के लिए इन्होंने काम नहीं किया। ये बात गलत है, ये कहना गलत होगा। अगर आप देखें तो इनकी किताबें जो हैं उनमें आप देखेंगे इन्होंने जो सत्य धर्म की स्थापना करी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने सभी पक्षों के बारे में, समाज के सभी पक्षों के बारे में कहा है। तो एक अच्छे आलोचक, एक अच्छे समाज सुधारक ये हैं। इस बात को साबित करने के लिए कुछ तथ्यों की मैं आपके समक्ष पेश करने की इजाज़त चाहता हूं, और कुछ तथ्य जो हैं वो लिए गए हैं। मैं आपके समक्ष प्रमाणित चीज़ें ही बताता हूं, और प्रमाणित चीज़ों में मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं उनसे मैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाऊँगा। एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें मिलेगी आपको 11वीं क्लास में, यानी अर्थात कि 11वीं कक्षा में एक पाठ होगा, सुधा अरोड़ा जी का लिखा पाठ का नाम है ज्योतिबा फुले। जिस प्रकार मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी प्रकार उस पाठ में सुधा अरोड़ा जी ने ये बातें महात्मा ज्योतिबाराव फुले जी के बारे में कही है कि लोग उन्हें समाज सुधारक के रूप में नहीं जानते हैं। जब समाज सुधारकों की गिनती होती है तब उनका नाम नहीं लिया जाता है, और उन्होंने भी बाकायदा समाज के लिए सभी तरह से काम किया है। फिर भी ऐसा क्यों कि वो समाज सुधारक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। इन्हीं बातों को साबित करने के लिए लीजिए आज देखते हैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य जो एकदम सटीक एवं प्रमाणित हैं। पाठ प्रकाशित है आज सुधा अरोड़ा जी का ज्योतिबा फुले नाम से। तो उसी पाठ में अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाज का उन्होंने एक सार्वजनिक सत्य धर्म नाम से समाज सुधार की एक संस्था खोली थी। उस संस्था के अगर नियम, रूल, रेगुलेशन पढ़ेंगे तो ये पूरी वीडियो देख लो, चाहिए नियम, रूल, रेगुलेशन आप पढ़ के और व्याख्या कर लो, बराबर है। और इसके अलावा उन्होंने जो किताबें लिखी है उनको आप पढ़ लोगे तो आपके मन में कतई संकोच नहीं रहेगा कि एक अच्छे समाज सुधारक, एक अच्छे सामाजिक थे या नहीं थे। फिर भी अगर आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ये कहता है कि वो तो सिर्फ दलित और स्त्री विमर्श के व्यक्ति थे, तो उनको जवाब देने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए समाज का एक एक पक्ष हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समाज का एक मुख्य और बड़ा हिस्सा, और सबसे समाज के बाद में दूसरी चीज जो समझी जाती है वो होता है एक
परिवार, तो परिवार के बारे में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के क्या विचार थे, आप एक बार देखिए। एक आदर्श परिवार ऐसा परिवार है जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुस्लिम और बेटा सत्यधर्मी हो, वह आदर्श परिवार है। यानी कि परिवार के बारे में उन्होंने सबसे अच्छे विचार प्रकट किए हैं। आपको नहीं लगता कि ये विचार एक समाज सुधारक के होने चाहिए? मैं आप ही से पूछता हूं, वो समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते, आप अब निर्णय करेंगे। ठीक है दोस्तों, उनके कथनों को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगला इनका एक कथन है दोस्तों, तो रीति रिवाज रस्म आदि ले लेते हैं। तो रीति रिवाज रस्म में आप सबसे पहले जानेंगे कि विवाह सबसे मुख्य चीज होती है। विवाह, तो विवाह के उन्होंने जो ये मंत्र आदि हैं, इधर उधर की बातें, शपथ वगैरह दिलाई जाती है, 7 फेरे होते हैं, 7 वचन निभाए जाते हैं, इनसे हट करके उन्होंने कुछ एक अलग बात कही है। एक ही उन्होंने 7 वचनों का एक ही वचन आप समझ सकते हो, वो कहा है क्या कि वधू वर से कहेगी, क्या कहेगी कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को, सॉरी ये है कि पुरुष से एक वादा लेगी और पुरुष उसकी एक शपथ करेगा। वो क्या करेगा कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। यानी कि उन्होंने रियल की कही है कि उस समय पे स्वतंत्रता का अनुभव नहीं था। और आज भी अगर पितृसत्तात्मकता की दृष्टि से आप एक बार समाज को देखिए, पितृसत्तात्मकता पे निर्णय लीजिए आप और बात करिए, तो देखिएगा आपकी स्वतंत्र नहीं है कोई भी स्त्री जल्दी। तो उन्होंने यही कहा कि स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को नहीं है। इस बात की शपथ लो कि स्त्री को उसके अधिकार दोगे और अपनी स्त्री को उसके अधिकार दोगे और उसकी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यानी कि उन्होंने कहा है कि स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार दो और उसकी स्वतंत्रता का अनुभव करने दो। पुरुषों को ऐसा करना है। क्या पुरुष इसके लिए तैयार हैं? विवाह का एक ये वादा है, 7 फेरे की जगह एक ही वादा है, 7 वचनों की जगह एक ही वचन है, वादा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये निर्णय लायक चीज है, इसको ग्रहण किया जाए? अगली चीज जो होती है दोस्तों, सबसे मुख्य बात होती है समाज की, वो होती है शिक्षा। शिक्षा पर समाज का एक तरीके से नींव रखी जाती है। शिक्षा पर ही समाज निर्भर करता है कि कैसी समाज होनी चाहिए, उसमें कैसी शिक्षा होगी। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि अत्यधिक समाज सुधारक जो भी है उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ चीजें जो विशेष हमारा समाज चला आ रहा है उसमें शिक्षा का स्तर कहाँ है आप सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर क्या कहा है एक बात, तो सबसे पहले स्त्री शिक्षा की बात जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा को एक वरदान स्वरूप साबित कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले स्त्री शिक्षा खोली 1848 में, उन्होंने कन्याशाला खोली। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद रखे हैं, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद रखे हैं कि वे मानवीय अधिकारों को समझने पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी ही स्वतंत्रता अगर स्त्री ले, तो पुरुषों के अलग से नियम और स्त्रियों के अलग से नियम, यह पक्षपात है। उन्होंने ये क्लियर कही है कि नियम पक्षपात है। अगर वो निर्णय ले, पुरुषों ने इसलिए दरवाजे बंद किए हैं कि उनको स्त्रियों को अधिकार मिल जाए तो उनके अलग से उनकी पितृसत्तात्मकता नहीं टिक सकती। कहने का मतलब ये है। स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक मुख्य बिंदु में खुलाइन थी जो आपसे मैंने कही है। और उन्होंने शिक्षा के विद्या के समक्ष में कहा है कि कुछ उस समय के ब्राह्मणों ने कहा कि शिक्षा शूद्रों के द्वार चली गई। उन्होंने जन जन घर घर जाकर के शिक्षा दी ना, आपको सब पता है इस बात का। तो उन्होंने घर घर जाकर शिक्षा दी, उसके जवाब में कुछ विशेष आडंबरवादी लोगों ने उनसे ये कहा कि शिक्षा शूद्रों के घर चली गई है। तो उन्होंने उसी के जवाब में एक लाइन कही है कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए हैं और शिक्षा शूद्रों के घर चली गई है और श्रीमान जी शर्मा गए हैं। शर्मा गए हैं का मतलब कि ब्राह्मणवादी लोगों को इतनी शर्म आ गई है कि उनको अपने मत पे होने में एक शर्म की महसूस हो रही है और डूब के मर जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है। कहने का मतलब इतनी बात कही है कि शिक्षा क्या चीज है, सबको मिलनी चाहिए। और अगर वेदों में ऐसा लिखा है कि शिक्षा सबको नहीं मिलनी चाहिए तो उसका कारण वेद है। तो वेद डूब गए हैं जब से शिक्षा सबने ले ली है तब से। उनका कहने का मतलब ये है। उन्होंने एक और चीज कही है आधुनिक शिक्षा के बारे में। जब उस समय पे आधुनिक शिक्षा
विशेष वर्ग के लोगों के लिए थी, विशेष वर्ग के लोग थे। और आज भी अगर आप ढंग से गौर करेंगे तो आधुनिक शिक्षा उच्च वर्ग के लोग ही ले पाते हैं, जैसे कि स्पोकन वगैरह, कुछ और भी जो भी है आपकी बहुत मुख्य चीजें होती हैं वो एक वर्ग विशेष ही ले पाता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है। तो उसमें शूद्रों का स्थान क्या है, उसमें निम्न वर्ग का मतलब यह है, शूद्रों से मतलब निम्न वर्ग का स्थान क्या है, गरीबों से कर जमा करके, कर मतलब टैक्स, गरीबों से कर जमा कर उसी शिक्षा को उच्च वर्ग के लिए लाया जाए तो ऐसी शिक्षा को लेना ही व्यर्थ है। ऐसी शिक्षा को लेना ही व्यर्थ है जिस शिक्षा पर एक वर्ग से टैक्स लेकर के दूसरे वर्ग को दी जाए। ऐसी शिक्षा हम लेना ही नहीं चाहते। कहने का मतलब हमको तो समान शिक्षा चाहिए। तो उन्होंने दोस्तों अनेक विषयों पर काम किया है। उन्होंने आदर्श परिवार के बारे में कहा, उन्होंने आदर्श शिक्षा के बारे में कहा, उन्होंने आधुनिक शिक्षा के बारे में विचार कहा, उन्होंने परिवार के बारे में विचार कहा। अब उनको लोग बागों ने, जब उनकी एक महानता आप देखिए कि उन्होंने, जब उनको किसी ने 1888 में महात्मा कहकर के पुकारा तो उन्होंने एक लाइन कही कि मुझे महात्मा कहकर संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए जब व्यक्ति मठाधीश। अब ध्यान दीजिए बस इस बात पर, उन्होंने उसी समय के लोगों पर इशारा किया, जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए मुझे साधारण रहने दीजिए, आप लोगों के बीच से मत निकालिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है क्लियर कि मैं आप लोगों के बीच में रहकर संघर्ष करना चाहता हूं। तो दोस्तों उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है शिक्षा के रूप में कि क्या है, विद्या बिना मति गई। ये फेमस भी है, पद्य के रूप में है, उनकी एक रचना है उसमें से ली गई है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गई, गति बिना शूद्र गए, गति बिना शूद्र गए। इतना अनर्थ एक अशिक्षा ने किया। यानी कि उन्होंने कहा है कि अशिक्षित नहीं रहना है, शिक्षा बिल्कुल चाहिए। अशिक्षा होगी तो आपकी मति यानी बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी तो आपको नीति यानी विचार नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा तो आपकी गति यानी कि आप कहीं के नहीं रहोगे, आप समाज में आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। और गति नहीं रहेगी तो उसके बिना, जैसे आज के वर्ग जा रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग, उस समय पे भी भेड़ चाल चल रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बाग आज भेड़ चाल चल रहे हैं, कहते हैं कि समाज सुधारक ही नहीं थे। समाज सुधारक कैसे नहीं थे, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। तो इतना अनर्थ सिर्फ एक अशिक्षा ने किया। यानी कि अगर कोई शिक्षित नहीं है तो इतना अनर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको अब भी लगता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी समाज सुधारकों की गिनती में नहीं आने चाहिए? इनके लिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कहा है डॉक्टर सुधा अरोड़ा ने। उनकी एक लेख है उनका, वो प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होने के बाद हम उसको एनसीईआरटी में सिलेबस में शामिल भी किया गया। कक्षा 11 में किताब है ज्योतिबा फूले के नाम से, उसमें पाठ है दोस्तों। उसी में से कुछ तथ्य तो ये जो वाक्य थे ये मैंने आपको बताए हैं, ये उसी किताब में से इसीलिए लिए हैं कि एनसीईआरटी को आप एक प्रूफली किताब मानते हैं और मैं आपको पता है कि कोई ऐसा प्रूफ या कोई ऐसी बात आपको नहीं बताता हूं जो आपको प्रमाण के रूप में कहीं देने को नहीं मिले। अगर आपके समक्ष, आपके सामने कोई ये कह रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक नहीं थे, एक वर्ग विशेष को सुधारने वाले थे, तो ये बात गलत है। आप इन सभी लाइनों को उनको बता करके ये साबित कर सकते हैं। ये लाइनें सिर्फ महज एक उदाहरण है। आप समाज के हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यक्ति विशेष जो उस समय पे फेमस था, उसके लिए उनके पास में ऐसे विचार थे जो कि एक समाज सुधार को, एक अच्छे समाज सुधार को रखने चाहिए थे। उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं महात्मा नहीं बनूंगा, महात्मा कहकर के मुझे संबोधित मत कीजिए। उन्होंने सबसे पहले एक, आप अगर शिक्षक दिवस मनाते हैं तो शिक्षक दिवस सबसे पहले शिक्षक तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं। इनके रूप में, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाना चाहिए शिक्षक दिवस। पहले शिक्षक है, महिलाओं के पहले शिक्षक ये है। इनकी पत्नी महिलाओं की पहली शिक्षक है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाना स्वीकार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि, जैसे कबीर ने कहा कि आप भला तो जग भला, उसी की बात है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर में शिक्षा का आरंभ किया। उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। अपनी शिक्षा कैसे छोड़ दी आपको जब इनका जीवन परिचय बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन छोटी सी बात है कि उन्होंने भेदभाव के कारण अपनी शिक्षा छोड़ दी विद्यालय से। घर पे रह के इतना अध्ययन किया
जिससे वो एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे विचारक, अच्छे समाज सुधारक बने। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि वो एक अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने साहित्य में कई अनमोल कृतियां दी है, जैसे कि गुलामगिरी सबसे प्रसिद्ध इनकी किताब है, गुलामगिरी। इसके अलावा एक क्षेत्रतांज आसूड नाम से है, जो किसानों के संघर्ष या किसानों का प्रतिरोध नाम से है, ये मराठी में थी। सार्वजनिक सत्य धर्म नाम से थी। और दोस्तों अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं समाज सुधारक थे, अगर ये एक अच्छे साहित्यकार थे, समाज सुधारक थे, तो उसके अलावा एक उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी है। उसके बारे में, उसके नियम और उसके रेगुलेशन पढ़िए आप। 1873 में इसकी स्थापना हुई है, सत्य शोधक समाज। इसमें आप जब देखेंगे तो सारे प्रमाण आपको उसमें मौजूद मिलेंगे। एक अच्छे समाज सुधारक में क्या होना चाहिए, एक अच्छे समाज में क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें मिलेगी। इसके बाद में आप खुद निर्णय कीजिएगा कि सतारा में जन्मे ये समाज सुधारक कितने महत्वपूर्ण थे देश के लिए, इनको महात्मा कहना उचित है कि नहीं है। देश के पहले शिक्षक थे। ऐसे पहले शिक्षक मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने सर्व समाज के लिए, सर्व वर्ग के लिए पहली बार अगर किसी ने शिक्षा का प्रयास किया है तो वो महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले था। ठीक है दोस्तों, तो उनको पहले शिक्षक कहना कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे महान हस्ती की 28 नवंबर 1890 को मृत्यु हो गई। इसी के साथ में एक अच्छे समाज का चिंतक, एक अच्छे समाज को चाहने वाला दिया हमारे समाज से बुझ गया। इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूं। मिलेंगे फिर कभी। धन्यवाद।